नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम लेवल्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम उत्तराखंड के सभी जिलों को बारी बारी से पढ़ते हुए चल रहे हैं। इस क्रम में जो पहला वीडियो है अल्मोड़ा ज़िले का वो हम पढ़ चुके हैं। वहाँ पर अल्मोड़ा ज़िले से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे उस वीडियो में हमने कवर किए हैं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो उसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ जा करके आप उसको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे नैनीताल जिले के बारे में। नैनीताल जिला कैसे बना, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी तथ्य हैं, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। आने वाले समय में जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो रहने वाला है। तो पूरा इस वीडियो को आप जरूर देखिए। शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नैनीताल जिले का निर्माण। आखिर नैनीताल जिला बना कैसे? तो एंग्लो गोरखा युद्ध में अंग्रेजों की विजय के पश्चात संधि के तहत प्राप्त क्षेत्र को प्रारंभिक तौर पर दो जिलों में विभाजित किया गया था, कुमाऊं तथा तराई। तो दोस्तों एंग्लो गोरखा के नाम से युद्ध लड़ा जाता है 1814 से 1816 के बीच में। इन 2 वर्षों में युद्ध लड़ा जाता है अंग्रेजी सेना और गोरखा सेना के बीच में। अब इसमें अंग्रेजी सेना की विजय होती है, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजी सेना और गोरखा सेना के बीच में एक संधि होती है जिसे कि हम संगौली की संधि जानते हैं। इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि संगौली की संधि कब हुई थी। तो कब हुई थी? 1816 में। और किन सेनाओं के बीच में हुई थी? अंग्रेजी सेना और गोरखा सेना के बीच में। तो इस संधि के तहत जो भी हिस्सा अंग्रेजों को मिलता है उस हिस्से में से जो पश्चिमी गढ़वाल क्षेत्र था ये अंग्रेजों के द्वारा राजा सुदर्शन शाह को दे दिया जाता है, जिसमें कि उनके द्वारा टिहरी रियासत की स्थापना करी जाती है। जबकि जो हिस्सा अंग्रेज अपने पास रखते हैं उसको 2 जिलों में बांट देते हैं। एक जिला कहलाता है कुमाऊं और दूसरा जिला कहलाता है तराई। तो अब क्या होता है? तो बाद में क्या होता है कि 1850 में सबसे पहले तो नैनीताल को नगर निगम बना दिया जाता है। इसके बाद में कुमाऊं जिले के विभाजन के फलस्वरूप ही सन 1891 में नैनीताल को एक अलग जिले के रूप में मान्यता दे दी जाती है। अब जो नैनीताल था, नैनीताल क्षेत्र था, सबसे पहले ये क्षेत्र था कुमाऊं जिले के अंतर्गत। 1850 में इसको नगर निगम बना दिया जाता है। फिर 1891 का समय आता है। इस वर्ष क्या किया जाता है कि नैनीताल का जो क्षेत्र था इसको स्थानांतरित करके मिला दिया जाता है तराई के क्षेत्र में, तराई का जो जिला था उसके अंतर्गत। और उसी साल फिर तराई जिले का नाम ही बदल करके नैनीताल जिला लग दिया जाता है। तो नैनीताल जिले का कब हुई थी स्थापना? तो ये हुई थी 1891 में। अच्छा, आगे देखते हैं। नैनीताल जिले का मुख्यालय नैनीताल शहर में स्थित है। जैसा कि मैंने बताया कि नैनीताल जिले का जो नाम पड़ा हुआ है वो नैनीताल शहर के नाम पर ही पड़ा हुआ है। नैनीताल शहर की खोज का श्रेय पी बैरन को दिया जाता है और ये इनके द्वारा जो ये खोज करी गई थी, कब करी गई थी? 1841 में। तो यहाँ से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि नैनीताल की खोज किसने करी थी और कब करी थी। तो नैनीताल की जो नैनीताल शहर है इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है पी बैरन को, और इन्होंने नैनीताल शहर की खोज कब की थी? 1841 में। तो यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कि नैनीताल जिले का निर्माण कैसे हुआ और कब हुआ। तो 1891 में नैनीताल जिला बना है। यहाँ पर यह भी देखा कि नैनीताल शहर की जो खोज की थी वो किसने की थी? तो पी बैरन ने की थी। और कब की थी? 1841 में। अब देखते हैं नैनीताल जिले की भौगोलिक स्थिति। आखिर इसकी स्थिति क्या है? तो नैनीताल जिला मुख्य रूप से 4 जिलों से घिरा है। अगर आप इस मैप में नैनीताल की स्थिति को देखते हैं तो ये जो स्थिति है ये नैनीताल जिले की स्थिति है। ये 4 जिलों से घिरा हुआ है। कौन कौन से वो जिले हैं? इसमें जो उत्तर में है ये अल्मोड़ा जिला इसके साथ सीमा बनाता है। दक्षिण में उधम सिंह नगर के साथ जो है सीमा बनाता है। पूर्व में इसकी सीमा लगती है चंपावत जिले के साथ, जबकि जो इसकी पश्चिमी सीमा है ये लगती है पौड़ी गढ़वाल के साथ। तो कुल मिलाकर के 4 जिलों के साथ नैनीताल जिला सीमा को बनाता है। तो इन 4 जिलों के साथ नैनीताल जिले की सीमा लगती है। इसके अलावा दोस्तों नैनीताल जिला उन जिलों में भी शामिल है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ भी लगती है। तो इसलिए नैनीताल जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ भी लगती है। तो बात करते हैं अब नैनीताल जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो नैनीताल जिले का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है यह है 4251 वर्ग किलोमीटर। तो क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से नैनीताल उत्तराखंड राज्य में 5वां सबसे बड़ा जिला है। कौन से नंबर का? 5वें नंबर का। पहले नंबर का जिला कौन है? तो पहले नंबर का अगर आपसे जिला पूछा जाता है तो वह है उत्तरकाशी। आपको दोस्तों इन क्वेश्चनों में जो नैनीताल जो भी जिले हैं इनके जो भी क्षेत्रफल है इनका क्रम आपको याद रखना होता है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर जो है आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि आपको 4-5 जिलों के नाम दिया जाएगा, उनको फिर क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम या घटते क्रम में आपसे आंसर पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि किस जिले का कौन सा स्थान बनता है क्षेत्रफल के हिसाब से।
अच्छा, अब आते हैं और बात करते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से जो नैनीताल जिला है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक पर्वतीय, जिसको कि हम पहाड़ी क्षेत्र भी बात करते हैं, और दूसरा भाबर या फिर मैदानी क्षेत्र। तो दोस्तों भौगोलिक रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है नैनीताल जिले को, क्योंकि इसमें मैदानी क्षेत्र भी है और पहाड़ी क्षेत्र भी है। पहाड़ी क्षेत्र यानी कि पर्वतीय क्षेत्र, और जो मैदानी क्षेत्र है इसको नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है भाबर क्षेत्र। भाबर क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर भाबर नाम की एक लंबी घासें उगती हैं, तो इस वजह से इस क्षेत्र का नाम भाबर पड़ा है। बाकी दोस्तों ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हिमालय से निकलने वाली जो भी नदियाँ आती हैं वो इस क्षेत्र में आकर के ज़मीन के नीचे क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। इस वजह से ये जो स्थान है यहाँ पर पानी ज़मीन के नीचे बहुत अधिक गहराई में मिलता है। अच्छा, अब बात करते हैं नैनीताल जिले की कुल जनसंख्या के बारे में। तो कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार हम ये बात कर रहे हैं। तो कुल जनसंख्या है 9,54,605, जिसमें से पुरुष हैं 4,93,666, जबकि जो महिला है ये है 4,60,939। तो जनसंख्या की दृष्टि से नैनीताल उत्तराखंड के जो भी जिले हैं उनमें चौथा स्थान रखता है, यानी कि चौथा सबसे बड़ा जिला है। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है हरिद्वार, जबकि दूसरा स्थान है यहाँ पर देहरादून का जनसंख्या की दृष्टि से। कुल जनसंख्या का नैनीताल जिले में कुल जनसंख्या का जो कुल नगरीय जनसंख्या है इसका प्रतिशत बनता है 38.94, जबकि कुल जनसंख्या का 61.06% भाग कहाँ रहता है? ग्रामीण जनसंख्या में रहता है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। यानी कि कुल जनसंख्या का जो अधिकतर भाग है यहाँ पर नैनीताल जिले का वो क्या है? ग्रामीण जनसंख्या है। अब आ जाते हैं नैनीताल जिले की कुल साक्षरता के बारे में। तो नैनीताल जिले की कुल साक्षरता है 83.88%। साक्षरता की दृष्टि से दोस्तों नैनीताल जिला दूसरे स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर आता है देहरादून। देहरादून की जो प्रतिशत साक्षरता है यह है 84.25%। अच्छा, कुल साक्षरता में से जो पुरुष साक्षरता है यह है 90.07%, जबकि जो महिला साक्षरता है यह है 77.29%। अब महिला साक्षरता की अगर बात करें तो महिला साक्षरता में भी दोस्तों नैनीताल जिला दूसरे स्थान पर आता है। किसके बाद? देहरादून जिले के बाद। देहरादून जिले में जो महिला साक्षरता का दर है यह है 78.54, जबकि जो नैनीताल में है यह है 77.29%। अब आ जाते हैं नैनीताल जिले के जनघनत्व के बारे में, यानी कि यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो नैनीताल जिले का जो कुल जनसंख्या घनत्व है यह है 225 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो 1 किलोमीटर के एरिया के अंतर्गत जितने भी लोग रहते हैं उसको डिनोट किया जाता है जनसंख्या घनत्व या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी इसको बोला जाता है। तो नैनीताल जिले का जो जनसंख्या घनत्व है यह है 225 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो कुल मिलाकर के चौथे स्थान पर यह आता है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। पहले स्थान पर कौन है अगर आपसे पूछा जाता है तो पहले स्थान पर है हरिद्वार। हरिद्वार का जो जनसंख्या घनत्व है यह है 801, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में वहाँ पर जो लोग रहते हैं वह है 801। बात करते हैं नैनीताल जिले के लिंगानुपात के बारे में। तो नैनीताल जिले का जो लिंगानुपात है यह है 934। और लिंगानुपात किस में देखा जाता है? लिंगानुपात देखा जाता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो नैनीताल जिले में प्रति 1000 पुरुषों पर 934 महिलाएं। तो दोस्तों हमने देखा नैनीताल जिले की भौगोलिक स्थिति, वहाँ पर हमने नैनीताल जिले से संबंधित जो भी लिंगानुपात था, जनसंख्या घनत्व था, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं नैनीताल जिले की प्रमुख जो भी पर्वत और चोटियाँ हैं। तो नैनीताल जिले में कई प्रमुख चोटियाँ हैं जो कि पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी अलग स्थान रखती हैं। तो देखते हैं इनके बारे में, पढ़ते हैं। तो नैनीताल में स्थित नैनी झील के चारों ओर 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। इस झील के उत्तर में नैना पीक यानी कि चाइना पीक चोटी अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई 2611 मीटर है, जो कि इन 7 चोटियों में सबसे ऊंची है। तो दोस्तों जो नैनी झील है नैनीताल की, ये क्या है? 7 पहाड़ियों से घिरी हुई। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो 7 पहाड़ियों से घिरी हुई झील है वो कौन सी है, तो आपका आंसर होगा नैनी झील या फिर नैनीताल झील। इस नैनी झील में जो भी इसकी 7 पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी जो है वो है नैना पीक या फिर चाइना पीक। इसकी ऊंचाई है 2911 मीटर और ये 7 चोटियों में सबसे क्या है? ऊंची है। इसके बाद नैनीताल झील के ही पश्चिम में देवपाटा चोटी स्थित है और दक्षिण में इसके अयारपाटा चोटी स्थित है। इसके अलावा हिडिंबा पर्वत ये भी नैनीताल जिले में स्थित है। हनी बनी चोटी नैनीताल जिले में स्थित है। शेर का डांडा और मनोरा पहाड़ी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो
तो ये भी नैनीताल शहर में नैनी झील के पास में ही स्थित हैं। इसके अलावा स्नो व्यू और हार्डीगढ़ी चोटियाँ भी नैनीताल में ही अवस्थित हैं। तो दोस्तों हमने बात करी नैनीताल जिले की भौगोलिक स्थिति के बारे में। अब बात करते हैं नैनीताल जिले की प्रमुख पर्वत और चोटियाँ। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। नैनीताल जिले में स्थित नैनी झील चारों ओर से 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। अच्छा, यहाँ पर से आपका क्वेश्चन बनता है कि 7 पहाड़ियों से घिरी हुई झील कौन सी है, तो वह है नैनी झील या फिर नैनीताल झील। तो इन 7 पहाड़ियों में जो सबसे ऊंची चोटी है नैनीताल झील के उत्तर में नैना पीक इसका नाम है, चाइना पीक भी इसको बोला जाता है, और इसकी ऊंचाई है 2611 मीटर। 7 चोटियों में सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा नैनीताल झील के ही पश्चिम में देवपाठा चोटी स्थित है, जबकि दक्षिण में इसके अयारपाठा चोटी स्थित है। हिडिंबा पर्वत ये भी नैनीताल जिले में स्थित है। हनी बनी चोटी नैनीताल में स्थित है। शेर का डांडा और मनोरा पहाड़ी, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये भी नैनीताल शहर में नैनी झील के पास में ही स्थित है। स्नो व्यू और हार्डीगढ़ी चोटियाँ भी नैनीताल में ही अवस्थित है। तो ये तो थी प्रमुख चोटियाँ। अब बात कर लेते हैं प्रमुख दर्रों के बारे में। तो जो नैनीताल जिला है दोस्तों, नैनीताल जिला का जो नैनीताल क्षेत्र है ये शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब शिवालिक श्रेणी क्या है, तो हिमालय की जो भी भाग हैं, जो भी श्रेणियां हैं, उसको 4 भागों में बांटा गया है, 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? सबसे पहली जो श्रेणी है उसको बोला जाता है पार हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय। दूसरी श्रेणी आती है सर्वोच्च हिमालय के नाम से। इस श्रेणी में अधिकतर जो भी हिमालय की ऊंची चोटियाँ हैं वो इसी श्रेणी में पाई जाती हैं। तीसरे में आती है मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय, और जो चौथी श्रेणी आती है उसे बोला जाता है शिवालिक श्रेणी। तो कुमाऊं के जो भी पर्यटक स्थल हैं उनमें से अधिकतर जो पर्यटक स्थल हैं ये इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो नैनीताल जिले के जो भी प्रमुख दर्रे हैं वो इसी श्रेणी में अवस्थित हैं। तो बात करते हैं इन दर्रों के बारे में, जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चौकी घाट दर्रा है ये पड़ता है शिवालिक श्रेणी में नैनीताल में। चोरगरिया दर्रा नैनीताल जिले के हल्द्वानी में है, ये भी शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। बमोरी दर्रा नैनीताल जिले के काठगोदाम में है और ये भी शिवालिक श्रेणी में ही अवस्थित है। चिलकिला दर्रा और याचल किला दर्रा ये दोनों दर्रे भी नैनीताल के ढिकुली जो कि रामनगर में पड़ता है यहीं पर अवस्थित है, जो कि शिवालिक श्रेणी पर आता है। तो दर्रे हो गए। अब बात करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? तो कुल मिलाकर के 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, भीमताल, कालाढूंगी, रामनगर, लाल कुआं, हल्द्वानी और नैनीताल। इसमें से जो नैनीताल है ये अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए आरक्षित है। तहसीलों की संख्या की अगर बात करें तो कुल मिलाकर के 9 तहसीलें हैं। कौन कौन सी तहसीलें हैं? बेतालघाट, उखलकांडा, कुशा कटौली, नैनीताल, हल्द्वानी, कालाडूंगी, लालकुआं, धारी और रामनगर। तहसीलों के बाद बात करते हैं विकासखंड की। तो कुल मिलाकर के 8 विकासखंड हैं यहाँ पर, उखलकांडा, रामनगर, कोटाबाग, भीमताल, धारी, हल्द्वानी, रामनगर और बेतालघाट। विकासखंडों की बात होगी, प्रशासनिक व्यवस्था की बात होगी दोस्तों। अब बात करते हैं नैनीताल जिले के प्रमुख संस्थानों के बारे में। तो कौन कौन से यहाँ पर प्रमुख संस्थान हैं? तो राज्य स्तर पर भी और कुछ संस्थान राष्ट्रीय स्तर भी काफ़ी फेमस संस्थान यहाँ पर अवस्थित है नैनीताल जिले में। तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है कुमाऊं विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। स्थापना करी गई थी 1973 में। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है। 2005 में इसको बनाया गया था। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी, तो UKPCS के जो भी स्टूडेंट होते हैं, जो भी UKPCS निकालते हैं, तो उनकी जो प्रशिक्षण होता है ये नैनीताल जिले के इसी में होता है, उत्तराखंड प्रशासनिक शिक्षण अकादमी में, जो कि कहाँ है? नैनीताल में अवस्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1988 में की गई थी। लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी, भीमताल, 1983 में यशोधर मठपाल के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान केंद्र भवाली नैनीताल में अवस्थित है। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकीय अनुसंधान केंद्र भीमताल में स्थित है। टरार अनुसंधान केंद्र भीमताल नैनीताल में स्थित है। तितलियों का संग्रहालय भीमताल में स्थित है। इस संग्रहालय की स्थापना फ्रेडरिक स्मिटा के द्वारा करी गई थी। उमंग कला संस्थान ये भी नैनीताल में स्थित है। लघु उद्योग एवं सेवा संस्थान हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद यानी कि उत्तराखंड बोर्ड का जो कार्यालय है ये भी नैनीताल जिले के रामनगर में अवस्थित है। मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र भवाली में अवस्थित है। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली में अवस्थित है। उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी नैनीताल में अवस्थित है। सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन नैनीताल में है। कुमाऊं मंडल विकास निगम, देखो ये भी कहाँ है? ये भी नैनीताल में अवस्थित है। 31 मार्च 1976 को इसकी स्थापना करी गई थी। फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको कि वानिकी प्रशिक्षण संस्थान भी बोला जाता है, ये भी नैनीताल जिले के हल्द्वानी में ही अवस्थित है। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी ये भी हल्द्वानी नैनीताल में अवस्थित है।
इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में यहाँ पर भारत का पहला मॉस गार्डन भी खोला गया है। कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है नैनीताल जिले के खुरपाताल क्षेत्र के लिंगधार गांव में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले समय में करंट का क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। मॉस क्या होती है? तो मॉस एक प्रकार की काई होती है। यहाँ पर इस गार्डन में मॉस की यानी कि काई की कई प्रजातियों का यहाँ पर संरक्षण किया जाएगा। तो आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पूछा जा सकता है करंट में। इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों देश का पहला परागण पार्क भी यहाँ पर खुला गया है नैनीताल जिले में। और नैनीताल जिले के किस क्षेत्र में? ये खुला गया है हल्द्वानी क्षेत्र में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आने वाले समय में। तो ये तो बात करें हमने नैनीताल जिले की कुछ प्रमुख राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थान है उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान का, जिसको कि हम एरीज के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी स्थापना करी गई थी 1954 में। राजकीय वेधशाला के नाम से इसको वाराणसी में स्थापित किया गया था। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसको किस नाम से जाना जाता है? एरीज के नाम से जाना जाता है। 1955 में एरीज संस्थान को नैनीताल के शेर का डांडा, जैसे कि मैंने पीछे बताया था अभी आपको कि शेर का डांडा का चर्चा आएगा, तो ये चर्चा आ गया। तो शेर का डांडा में इसको क्या करा था? स्थानांतरित किया था। फिर इसके बाद 1961 में ही नैनीताल को मनोरा की पहाड़ी में स्थानांतरित कर दिया गया और 2004 में इसको एक स्वायत्त संस्था के रूप में जगह दे दी गई, स्वायत्त संस्था इसको बना दिया गया। अगले संस्थान की अगर बात करें तो भारतीय पशु चिकित्सा एवं शोध संस्थान, इसकी स्थापना भी यहीं हुई थी, नैनीताल जिले में ही की गई थी। स्थापना करी गई थी 1893 में डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा। सर्वप्रथम इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लैबोरेटरी इस नाम से इसको बनाया गया था, जिसके बाद 1925 में इसका नाम बदल करके रख दिया गया इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च। बाद में फिर इसका नाम हो गया भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान। अल्फ्रेड लिंगार्ड कौन थे? तो ये एक पशु चिकित्सक थे। इन्होंने यहाँ पर घोड़ों और गायों में होने वाले सर्रा रोग पर अध्ययन किया था। रानीखेत रोग की अगर बात करें तो इसके टीके का आविष्कार भी इसी संस्थान में किया गया था। नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं। अगला संस्थान है उच्च न्यायालय या फिर राजभवन, इसको राजभवन भी बोला जाता है और ये उच्च न्यायालय भवन भी है। तो 27 अप्रैल 1897 को राजभवन को बनाने की नींव रखी गई थी। बन के तैयार हुआ था 1990 में। कहाँ अवस्थित है? नैनीताल के मल्लाताल भाग में, जो नैनीताल झील है इसके मल्लीताल भाग में यह अवस्थित है, इसके किनारे पर अवस्थित है। इस भवन का निर्माण सर संटोनी मैकडॉनल्ड ने किया था और यह भवन बना हुआ है गॉथिक शैली में। गॉथिक शैली क्या है दोस्तों? तो जो उस समय 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में जो इंग्लैंड है वहाँ पर जिस तरह से भवनों का निर्माण किया जाता था, तो उसी शैली में इसका निर्माण किया गया है। जो इसका आर्किटेक्चर है इस भवन का, ये बर्गिंघम पैलेस के तर्ज पर है। बाद में दोस्तों 9 नवंबर 2000 को इसे उत्तराखंड राज्य बनने के बाद राजभवन से उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। पहले क्या था? राजभवन था, फिर बाद में जब उत्तराखंड राज्य बना तो इसे उच्च न्यायालय के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1964 तक जब उत्तराखंड राज्य का अलग अस्तित्व नहीं था, तो उससे पहले जो नैनीताल था ये उत्तर प्रदेश का शीतकालीन राजधानी के रूप में कार्य करता था। इस भवन में रहने वाले प्रथम ब्रिटिश गवर्नर एंटोनी मैकडॉनल्ड थे और भवन में रहने वाली प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। तो संस्थानों की हमने बात करी दोस्तों। अब बात करते हैं नैनीताल जिले में स्थित जो भी प्रमुख प्राणी उद्यान है, वन्यजीव विहार है और जो भी जैव संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है। तो इसमें सबसे पहले बात आती है कॉर्बेट नेशनल पार्क की, मोस्ट इंपोर्टेंट। कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे पहला नेशनल पार्क है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 1936 में इस नेशनल पार्क का गठन किया गया था, किस नाम से? हेली नेशनल पार्क के नाम से। बाद में स्वतंत्रता जब प्राप्ति होती है 1947 के बाद, जब भारत देश को स्वतंत्रता मिल जाती है, उसके बाद इसका नाम बदल करके रख दिया जाता है रामगंगा नेशनल पार्क। फिर 1957 में प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम बदल करके रख दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 520 वर्ग किलोमीटर। 2 जनपदों में यह फैला है। कौन कौन से वो 2 जनपद हैं? इनमें एक जनपद है नैनीताल, जबकि दूसरा है पौड़ी। और जिसका अधिकतर भाग है इस नेशनल पार्क का, वो कहाँ अवस्थित है? पौड़ी जनपद में ही स्थित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर बात करें तो इसका प्रवेश द्वार ढीकिला में पड़ता है, जो कि नैनीताल रामनगर नैनीताल में अवस्थित है। 1973 में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉर्बेट नेशनल पार्क को 1973 में भारत देश का पहला टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। साल 2013 में कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का भी गठन किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं नंदौर वन्यजीव विहार के बारे में। तो नैनीताल जिले के नैनीताल उधमसिंह नगर की सीमा पर क्या है? नंदौर वन्यजीव विहार अवस्थित है। नंदौर वन्यजीव विहार, इसका गठन किया गया था 2012 में।
अगले पॉइंट पर आते हैं, पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित, इसका गठन किया गया था 2002 में और ये भी कहाँ स्थित है, नैनीताल में स्थित है। अगले पॉइंट पर आते हैं, नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन, और इसकी स्थापना कब करी गई थी, 2015 में नैनीताल में। 600 से अधिक यहाँ पर पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी विज्ञान, और इसका गठन भी कहाँ हुआ था, नैनीताल में ही हुआ था 1995 में। तो ये थे प्रमुख संस्थान, यही प्रमुख वन्यजीव विहार, संरक्षण क्षेत्र और राष्ट्रीय पार्क। अब बात करते हैं नैनीताल जिले के प्रमुख मंदिरों के बारे में। तो वैसे तो कई मंदिर यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गर्जा देवी के मंदिर के बारे में। तो गर्जा देवी का मंदिर, माँ गिरिजा का मंदिर भी इसको बोला जाता है। सबसे पहले इसको उपटा देवी के नाम से जाना जाता था। कहाँ अवस्थित है, तो नैनीताल जिले के रामनगर के सुंदरखाल गांव में ये स्थित है। सुंदरखाल गांव में जो कोसी नदी बहती है, उसमें उस नदी के बीच में एक छोटे से टीले पर ये स्थित है। इसके अलावा इस मंदिर के पास में ही ढिकुली स्थित है, जो कि कत्यूरियों की राजधानी थी। इसके अलावा गर्जा मंदिर के पास में सीतावनी और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट मंदिर है कैंची धाम आश्रम। तो कैंची धाम आश्रम नीप करौली बाबा का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। नीप करौली के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो नीप करौली बाबा कौन थे, तो उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में इनका जन्म हुआ था 1900 शताब्दी के आसपास। इनका जो नाम था वास्तविक, वो था लक्ष्मी नारायण शर्मा। बाद में गुजरात के वावड़िया नाम का एक गांव में यहाँ पर इन्होंने साधना की थी, जहाँ से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद ये 24 मई 1962 को इस क्षेत्र पर आते हैं और यहाँ पर अपने मित्र के साथ आते हैं और यहाँ पर एक आश्रम खोलने की इच्छा रखते हैं। जिसके बाद 15 जून 1964 को आश्रम खोल करके यहाँ पर ये हनुमान जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा करते हैं। तो तभी से हर साल 15 जून को यहाँ पर प्रतिष्ठा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन यहाँ पर एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है और मेला भी लगता है। कहा जाता है कि इन्होंने 108 मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी फेमस ये आश्रम है कि आपने विदेशी भी हस्तियाँ इनके मुंह से इसके बारे में, इस आश्रम के बारे में सुना होगा। जैसे कि हाल ही में जो फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने भी इस आश्रम की चर्चा करी थी। तो काफ़ी फेमस ये आश्रम है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नैना देवी मंदिर के बारे में। तो नैना देवी मंदिर ये कहाँ स्थित है, तो ये नैनीताल झील के जो मलिताल भाग है इसके किनारे पे स्थित है। ये प्राचीन मंदिर है। इसका निर्माण करवाया गया था मोतीराम शाह के द्वारा। लेकिन क्या हुआ था कि 1880 में एक भयंकर भूकंप आया था इस क्षेत्र में, जिसकी वजह से इसका काफ़ी भाग क्या हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। नैना देवी की अगर बात करें तो इसमें माँ भगवती देवी के नैनों की पूजा करी जाती है। अगले मंदिर की बात करते हैं घोड़ाखाल मंदिर। तो नैनीताल जिले के ही भवाली से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ाखाल गांव में ये मंदिर स्थित है, जिसे कि घोड़ाखाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर समर्पित है गोलू देवता को। घंटियों का मंदिर भी इसको बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्या बोला जाता है, घंटियों के मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। घोड़ाखाल ये शब्द क्या मतलब इसका होता है, तो इसका मतलब होता है घोड़े के लिए पानी का तालाब। हमने बात करी मंदिरों की, अब बात कर लेते हैं प्रमुख मेले व महोत्सव की। तो कौन कौन से प्रमुख मेले और महोत्सव यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला है दशहरा मेला। नैनीताल जिले के कालाडूंगी क्षेत्र में ये लगता है। हरियाली मेला मकर संक्रांति के अवसर पर यह लगता है नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र में। अगला मेला है जिया रानी का मेला। अब जिया रानी कौन थी, तो जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है। इनका वास्तविक नाम था मौला देवी। तो इतिहास में इनकी जो वीरता है, इनकी चर्चा मिलती है। तो इन्हीं के जो वंशज हैं, कत्यूरी वंशज, ये इस दिन, इस मौके पर जिस दिन जिया रानी का मेला लगता है, यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और जिया रानी की शिला पर दियाबत्ती करते हैं। अगला है सीतावनी का मेला। तो रामनवमी के अवसर पर यह मेला नैनीताल जिले के रामनगर में आयोजित किया जाता है। बेतालेश्वर महादेव का मेला, ये मेला नैनीताल जिले में ही कोसी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। तो ये प्रमुख मेले। इनके अलावा कुछ और मेले हैं। इन मेलों में नैनीताल जिले में चित्रशिला मेला लगता है, फूल संज्ञान मेला लगता है, लुखाम्स उत्सव यहाँ पर आयोजित किया जाता है, सिवनी उत्सव यहाँ पर आयोजित किया जाता है, नागो महोत्सव यहाँ पर आयोजित किया जाता है, नंदाष्टमी का मेला लगता है नैना देवी में, जो संज्ञान मेला, उत्तरायणी कौतिक मेला, ऐसे करके कई मेले यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, जो कि नैनीताल जिले के प्रमुख मेलों के रूप में आयोजित होते हैं। अब बात करते हैं नैनीताल जिले के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में। तो कौन कौन से यहाँ पर प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है सेंचुरी पेपर मिल्स बोर्ड का। तो सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड ये नैनीताल जिले में एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग है। कहाँ अवस्थित है, नैनीताल जिले के लाल कुआं में। इसके अलावा हिंदुस्तान मसिल टूल्स यानी कि HMT के नाम से जो कारखाना है, ये भी नैनीताल जिले के रानीबाग में स्थित है।
उत्तराखंड महिला संघ की स्थापना ये नैनीताल में करी गई थी 1994 में। इसके अलावा हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये भी कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। नैनीताल के ही पटवा डांगर में वैक्सीन का कारखाना अवस्थित है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री नैनीताल जिले के भीमताल में स्थित है। अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया सबसे पहला रीसा कारखाना, इसकी स्थापना भी नैनीताल के भवाली में की गई थी। चाय विकास बोर्ड ने सर्वप्रथम चाय फैक्ट्री नैनीताल के घोड़ाखाल में स्थापित की थी। इसके अलावा नैनीताल में ही बोट हाउस क्लब भी है, जिसकी स्थापना 1890 में करी गई थी। अब देख लेते हैं नैनीताल जिले की प्रमुख खनिज संपदा, तो कौन कौन से यहाँ पर प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड राज्य में जो सर्वाधिक लोहा जो है ये नैनीताल जनपद में ही पाया जाता है। इसके अलावा नैनीताल जिले के मझरिया क्षेत्र में जिप्सम पाया जाता है। नैनीताल जिले के कालाढूंगी और रामनगर क्षेत्रों में लोहे का मैग्नेटाइट अयस्क भी प्राप्त होता है। तो ये थी यहाँ की प्रमुख खनिज संपदा जो यहाँ पर मिलती है। अब बात कर लेते हैं नैनीताल जिले से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो नैनीताल जिले को भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, क्योंकि यह पूरी जगह झीलों से घिरा हुआ है। नैनी शब्द का अर्थ है आँख और ताल का शब्द अर्थ है झील, तो ये स्थान झीलों से घिरा हुआ है, इस वजह से इसको भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। नैनीताल जिले में भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। नैनीताल जिले में ही जो नौकुचिया ताल है ये कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। नैनीताल जिले के काठगोदाम क्षेत्र को कुमाऊं का द्वार कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुमाऊं का द्वार किसे कहा जाता है? काठगोदाम क्षेत्र को कहा जाता है। सर्वाधिक सघन वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? यह है नैनीताल जिला। राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कहाँ स्थित है? नैनीताल के हल्द्वानी में। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र कहाँ स्थित है? नैनीताल में। नैनीताल उत्तराखंड राज्य का क्या है? पहला वाईफाई जिला भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फांसी गधेरा ये कहाँ स्थित है? नैनीताल जिले में स्थित है। तो फांसी गधेरा भी नैनीताल जिले में स्थित है। क्यों ये इसको फांसी गधेरा बोला जाता है? क्योंकि 1857 की क्रांति के समय में जो भी क्रांतिकारी हुए थे तो उन क्रांतिकारियों को इस गधेरे में फांसी दी गई थी, जिसकी वजह से इस गधेरे का नाम फांसी गधेरा पड़ गया। नैनीताल जिले के ही रामनगर में शैलेश मटियाणी पुस्तक संग्रहालय भी स्थित है। हिमालयन म्यूजियम कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1902 यानी कि 1902 में। इसके अलावा भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय ये भी नैनीताल में स्थित है और इसकी स्थापना करी गई थी 1905 यानी कि 1905 में। विक्टोरिया बांध नैनीताल जिले के भीमताल में स्थित है। इसे भीमताल बांध भी कहा जाता है। इसका निर्माण किया गया था 1882 में हेनरी एसेट के द्वारा। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल कहाँ स्थित है? नैनीताल के घोड़ाखाल में स्थित है और इसकी स्थापना करी गई थी जयमल के द्वारा 1966 में। तो ये था वीडियो दोस्तों, जिसमें हमने नैनीताल जिले के निर्माण के बारे में बात करी, इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करी, साथ ही साथ नैनीताल जिले से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पर कवर किया। ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो इसके बाद आएगा, जिसमें हम की नैनीताल जिले की जो भी प्रमुख झीलें हैं और जो भी प्रमुख स्थल हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे जो कि आने वाले समय में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उन सभी चीज़ों को उस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप हमें बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल होता है उसको आप जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी अगर वीडियो आता है तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो जाए।